हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। आज मैं आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजभाषा अधिनियम 345, 346, 348, 349 और 350 पढ़ाने वाला हूं। इस पर बृहद चर्चा करने वाला हूं। फिर राजभाषा नियम अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 120 और 210 के विषय में भी जो है महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत जितने भी आने वाले हैं, मैं इसको सबको पढ़ाने वाला हूं। और इसके पूर्व के वीडियो में मैंने जो है राजभाषा अधिनियम 343, 344, 347 और 351 के विषय में भी आपको मैं बता चुका हूं। उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में मैं जो है राजभाषा अधिनियम 345, 346, 348, 349, 350 तथा अनुच्छेद 120 और 210 के विषय में आज पढ़ाने वाला हूं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह जो है राजभाषा अधिनियम का तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप जो है यहाँ देख सकते हैं राजभाषा अधिनियम 345, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा जो राजभाषा अधिनियम 345 है, इसके अंतर्गत क्या प्राविधान हमारे संविधान में किया गया है, उसी के विषय में यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। तो अनुच्छेद 345 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। तो कहने का मतलब है, राजभाषा अधिनियम 345 के अंदर जो प्राविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में किया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब जो अगर जैसे हमारी जो अंग्रेज़ी भाषा है, द्वितीय राजभाषा अंग्रेज़ी है, तो कह रहा है कि अगर कोई राज्य चाहता है कि मतलब मैं अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो उसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर कोई राज्य यह चाहता है कि हमारे राज्य में कोई विशेष भाषा, जैसे उस राज्य की विशेष भाषा, राज्य भाषा, उस राज्य भाषा का मतलब राजभाषा बने या प्रयोग में आवे, तो उसके लिए वह प्रावधान बना सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 345 अनुच्छेद के अंतर्गत वह अपने राज्य में किसी विशेष एक भाषा या उससे अधिक भाषाओं को विशेष रूप से लागू कर सकता है, या उस किसी क्षेत्र में भी लागू कर सकता है, या जो है विस्तृत क्षेत्र में भी अपने राज्य में लागू कर सकता है, या किसी प्रयोजन के रूप में भी स्वीकार कर सकता है, अंगीकार कर सकता है। बशर्ते अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वहाँ जो है अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो वहाँ पर जो अंग्रेज़ी भाषा जो उसका जो है प्रशासनिक रूप में प्रयोग की जा रही थी, वह चलती रहेगी। कहने का मतलब ये है। अब आपको मैं थोड़ा इसका पैराग्राफिक रूप में पढ़ा रहा हूँ कि किसी राज्य का विधानमंडल किसे कहते हैं? जहाँ पर कानून बनता है, ठीक है। तो किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा मतलब कानून सम्मत उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में, उस राज्य में जो भी इस्तेमाल भाषाएं हो रही हैं में किसी एक का भी या उससे अधिक भाषाओं को या हिंदी को, मतलब यहाँ 3 ऑप्शन दे रहा है कि अगर किसी राज्य का विधानमंडल, जैसे विधान परिषद विधानमंडल होता है तो जहाँ कानून बनता है राज्य का, तो किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा मतलब कानून सम्मत अगर वहाँ जो है इस्तेमाल हो रहा है जितनी भाषाएं, उन सभी भाषाओं में से किसी एक या उससे अधिक, या वह चाहता है कि जो है हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रयोजन के लिए अंगीकार कर सकता है, तो वह कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि द्वारा कानून सम्मत अगर वो चाहता है कि उसके राज्य में जो भी भाषाएं इस्तेमाल हो रही हैं उसमें से किसी एक या उससे अधिक या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंगीकार मतलब स्वीकार कर सकता है, तो वो कर सकता है।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत? राजभाषा अधिनियम 345 के अंतर्गत। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जब तक ऐसा नहीं किया जाता अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी राज्य विधानमंडल विधि द्वारा मतलब कानून सम्मत अगर अपने राज्य में बोले जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या उससे अधिक, या वो चाहता है कि हिंदी को उस राज्य या सभी क्षेत्रों में या किन्हीं प्रयोजन के लिए अंगीकार या स्वीकार कर सकता है तो कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वहाँ का जो जैसे उसका जो परिपाटी है अंग्रेजी उसके पहले जिस प्रकार प्रयोग में आती थी उस राज्य के लिए ठीक उसी प्रकार वहाँ प्रयोग होता रहेगा। तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए अनुच्छेद 346 राजभाषा अधिनियम 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। लिपि स्क्रिप्ट देवनागरी। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि जो राजभाषा अधिनियम बना वह 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई और जिसकी जो स्क्रिप्ट थी लिपि थी वो क्या थी? देवनागरी लिपि थी। ठीक है। अब यह जो है 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं और उसके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। तो आपको मैंने 345 बताया, अब 346 मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले इसको पढ़ दे रहा हूँ। संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्सम प्राकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि मतलब लैंग्वेज होगी। यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसी पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 346 में। तो जो से वहाँ पर था उसी प्रकार यहाँ पर है। जिस प्रकार वहाँ पर दिया गया था कि अगर कोई संघ या राज्य चाहे तो वह जो है अपनी जो वहाँ बोली जाने वाली सभी भाषाएं हैं उसमें से किसी एक को या उससे अधिक या हिंदी को जो है अपने प्रयोजन में ले सकती है। अगर वो ऐसा नहीं लेती है उसको अनुच्छेद 345 के अंतर्गत अधिकार मिला हुआ है कि उसका प्रयोग कर सकती है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वहाँ पर जो इसके पहले जो परिपाटी के रूप में अंग्रेजी चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। ये आपका 345 हो गया। ठीक उसी क्रम में संघ मतलब वहाँ तो राज्य की बात थी, जो अनुच्छेद 345 था वहाँ राज्य की बात है और यहाँ पर संघ की बात है, मतलब सेंटर से मतलब है, केंद्र सरकार से मतलब है, और वहाँ राज्य से मतलब था। तो संघ में मतलब सेंटर में मतलब केंद्रीय सरकार में शासकीय प्रयोजन शासकीय मतलब होता है शासन प्रशासन की जो लैंग्वेज होती है भाषा होती है उसे हम कहते हैं शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्सम प्राकृत भाषा। तत्सम प्राकृत भाषा का मतलब यह होता है कि वह भाषा जो जिसका कई अर्थ न निकलता हो, जिसका एक ही अर्थ निकलता हो। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भाषा हैं कि अगर हम लिखते हैं कुछ दूसरा सोच समझकर और उसका अर्थ निकालने वाले दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं तो उसको दो अर्थ ही अर्थ हो जाता है उसमें। तो ऐसी भाषा को जो है हम जो है तत्सम प्राकृत भाषा नहीं करेंगे बल्कि तद्भव प्राकृत भाषा कहते हैं। और जबकि अंग्रेजी ऐसी भाषा है कि उसमें जो हम कहना चाहते हैं और जो लिखना चाहते हैं वही कहा भी जाता है, वही लिखा भी जाता है, वही समझा भी जाता है। तो तत्सम का मतलब होता है शुद्ध प्राकृत भाषा, यानी अंग्रेजी एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यह अनुच्छेद 346 में लिखित है, माने वर्णित है। उसमें संविधान में लिखा गया है कि संघ में जो है ऑफिशियल तो शासकीय प्रयोग मतलब ऑफिशियल प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के लिए कौन भाषा प्रयोग होगा? तत्सम प्राकृत भाषा। मतलब एक प्रश्न आ सकता है कि तत्सम प्राकृत भाषा किसे कहते हैं, तो आप वहाँ लिखेंगे अंग्रेजी भाषा को। तो संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोजन किए जाने के लिए माने प्रयोग किए जाने के लिए मतलब यूज करने किए जाने के लिए
तत्सम प्राकृत भाषा, अर्थात अंग्रेजी का एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच, तो यहाँ तो हो गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य, और दूसरी बात ये हो गया कि सेंटर से किसी राज्य, मतलब किसी स्टेट से के बीच, किसी राज्य मतलब राज्य होता है स्टेट और संघ मतलब होता है सेंटर के बीच पत्रादि की भाषा, मतलब जो पत्र की जो भाषा होगी वो क्या होगी, अंग्रेजी होगी। कौन भाषा होगी, अंग्रेजी होगी। यदि, लेकिन अगर जो है यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं, लेकिन दो से दो अधिक राज्य यह करार करते हैं, यह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे जो दो राज्य हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश बिहार, ये दोनों ये चाहते हैं कि हमारे दोनों राज्यों के बीच में जो पत्रादि का जो भाषा हो, हिंदी होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का भी प्रयोग किया जा सकेगा। यहाँ मतलब बाध्यता नहीं है, मतलब एक तरह से बाध्यता भी है, दूसरी तरफ से बाध्यता भी नहीं। मतलब एक जो अनुच्छेद 346 है वो कह रहा है कि संघ है, यहाँ जो संघ के विषय में बात कहा जा रहा है वो बाध्यता है, मतलब बाउंडेशन है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए, मतलब शासकीय मतलब ऑफिशियल प्रयोग करने के लिए तत्सम प्राकृत भाषा, मतलब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है, ठीक है। तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच और संघ के बीच, एक राज्य से मतलब बिहार और जो है उत्तर प्रदेश, या केंद्र सरकार मतलब दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इनके बीच जो भाषा का पत्राचार का जो पत्रादि का जो लैंग्वेज होगा वो तो अंग्रेजी होगा ही होगा। लेकिन अगर एक राज्य दूसरे राज्य मतलब जैसे उत्तर प्रदेश बिहार यह चाहते हैं कि हमारे बीच जो पत्रादि का लेटर जो आदान प्रदान हो वह जो है हिंदी में हो, तो वो कर सकते हैं, मतलब उनके लिए छूट है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 348, यहाँ देखिए अनुच्छेद 348 में क्या लिखा हुआ है, जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। मतलब ये बाउंडेशन है, मतलब अनुच्छेद 348 के अंतर्गत जब तक संसद नहीं चाहती है, मतलब जब तक संसद न चाहे तब तक, जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे, उपबंध मतलब प्रयोग न करे या संयोग न करे या कोई उसका उपाय न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्टों में सभी कार्यवाही किस भाषा में होगी, अंग्रेजी भाषा में होगी। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि संसद, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी, जो मतलब आता है, मतलब आदेश आता है, तो और जो भी तमाम चीज़ रहता है, तो वो आर्डर आता है, तो वो सब किस भाषा में आता है, अंग्रेजी भाषा में है। यह मतलब अनुच्छेद 348 के अंतर्गत मतलब विधि सम्मत मतलब लिखित है कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो आर्डर आएंगे और जो भी उसका मतलब प्रयोजन में प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी वो कौन होगी, अंग्रेजी होगी। यह अनिवार्य रूप से बाउंडेशन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 348, ठीक है। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में होंगे। इतना ही नहीं, इससे आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी गई हैं अनुच्छेद 348 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि न केवल जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज होंगे वो अंग्रेजी होंगे, बल्कि इसके अलावा संघ मतलब होता है सेंटर मतलब केंद्रीय सरकार, दिल्ली की सरकार, तथा राज्यों के स्तरों पर मतलब दिल्ली की सरकार अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश हैं, ये जैसे तमाम जो सभी राज्य हैं पूरे भारत के, तो इसके अलावा संघ मतलब सेंटर केंद्रीय सरकार, दिल्ली सरकार, राज्यों के स्तरों पर मतलब सभी राज्यों के स्तरों पर सभी जो विधेयक होगा और जो संशोधन उसमें होगा, जो अधिनियम होगा, जो अध्यादेश होगा, आदेश होगा, नियम होगा तथा विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत जो भी पाठ होगा वो किस में होगा, अंग्रेजी में होगा। मतलब जो संसद भवन है, जो संसद हमारा है, और संसद मतलब संघ समझिए, तो संघ मतलब संसद समझिए, तो कहने का मतलब जो भी उसमें विधेयक बिल पास होता है और जो भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम
जितने भी मतलब प्राधिकृत पाठ होंगे वो किस भाषा में होंगे? अंग्रेजी में ही होंगे। ठीक। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन शर्त यह है कि निर्णय, डिक्रियाँ तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे। मतलब कहा जा रहा है कि राज्यपाल को एक अधिकार दिया गया है, उस राज्य के राज्यपाल को, कि अगर उस राज्य के राज्यपाल ये चाहते हैं कि लेकिन उनको क्या होना पड़ेगा? राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेना पड़ेगा। जो उस राज्य के राज्यपाल होंगे उन्हें राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेना पड़ेगा। अगर वो सहमति उससे ले लेते हैं तो उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब जो उच्च न्यायालय है उस राज्य का उच्च, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद है, तो अगर उस राज्य का जो शासकीय प्रयोग, मतलब जैसे हमारे यहाँ की जो शासकीय प्रयोग में हिंदी आती है, तो उस हिंदी में भी और हिंदी के अलावा भी जो जिस भाषा में वो चाहेगा राज्यपाल उस भाषा में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब उसके अधिकार है राज्यपाल को कि वह अंग्रेजी को छोड़ करके वहाँ की जो संघ की राज्य भाषा होगी उससे या उसके अदर कोई भी भाषा को वह शासकीय भाषा के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन यह जो है किसके सहमति से कर पाएगा? राष्ट्रपति के पूर्व सहमति इनको लेना पड़ेगा। यह किस अनुच्छेद में है? 348, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन शर्त यह है कि निर्णय, डिक्रियाँ तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे। भले वो जो है वहाँ का वो जो है उस शासकीय प्रयोग में वो मतलब हिंदी को कर सकता है या अन्य भाषा को कर सकता है राज्यपाल, लेकिन शर्त यह है कि जो निर्णय होगा, जो आता है मतलब निर्णय हैं और डिक्रियाँ तथा आदेश जो भी रहेगा वो किस भाषा में रहेगा? अंग्रेजी में ही। मतलब ये है कि आप लोग सुने होंगे कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो आर्डर आते हैं वह जो है अंग्रेजी भाषा में ही रहते हैं। इसका कारण क्या है कि जो हमारी इंग्लिश भाषा है वह जो है तत्सम प्राकृत भाषा है। तत्सम मैंने आपको पूर्व बताया था। तत्सम प्राकृत भाषा का मतलब होता है कि अगर वहाँ पर डॉग लिखा हुआ है तो डॉग मतलब कुत्ता ही होगा, बिल्ली नहीं होगा। ठीक ना? कुत्ता ही होगा, बिल्ली नहीं होगा। ठीक है। तो एवरीवन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस एवरीवन का अर्थ प्रत्येक ही होगा और इसका अर्थ दूसरा नहीं होगा। तो इस नाते जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी मतलब आदेश आते हैं, निर्णय आते हैं, वो जो है आर्डर आते हैं, वो जो है अंग्रेजी भाषा में ही रहता है। बाद में हम जो से राज्य के लोग जैसे तमिल के लोग हैं तो उस अंग्रेजी भाषा को ट्रांसलेशन करा करके अपना तमिल भाषा में करा लेते हैं। हम लोग जैसे हिंदी भाषी हैं तो हम लोग जो है वो जो हाई कोर्ट का आदेश आता है तो उसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट कराते हैं। लेकिन उसका जो आएगा हाई कोर्ट किसी भी राज्य का, अगर हाई कोर्ट का आदेश आएगा, निर्णय आएगा तो किस लैंग्वेज में रहेगा? अंग्रेजी में रहेगा। ठीक है। लेकिन वो प्रशासकीय मामलों में वो राष्ट्रपति से मतलब आदेश लेकर के, सहमति लेकर के जो है मतलब उस राज्य के किसी भाषा या तो राज्य भाषा या उस राज्य के किसी भाषा का भी वो शासकीय मामले में मतलब ऑफिशियल में प्रयोग कर सकता है। समझ गए होंगे आप। उसके बाद है अनुच्छेद 349। अब अनुच्छेद 349 में क्या है? संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकेगा। मतलब यह है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष, जो हमारा संविधान बना है तो संविधान बनने के 15 वर्ष के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकेगा। कहने का मतलब है कि अगर संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष के दौरान अगर हम जो है प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध करने वाला कोई विधेयक, मतलब जो
हमारी जो संघ मतलब केंद्र की जो राजभाषा है उसके जगह पर कोई अगर हम दूसरा भाषा प्रयोग पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक जो है प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंतर्गत ही वह विधेयक लाया जा सकता है। तो वह कौन सा प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम ये चाहते हैं संघ की कोई भाषा दूसरी हो तो उसके लिए एक जो है प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंतर्गत ही जो है हम दूसरी भाषा ला सकते हैं। तो उसके लिए जो है एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है। वह विधेयक कैसे प्रस्तुत होगा, इसी के विषय में अनुच्छेद 349 के विषय में चर्चा किया गया है। तो कोई विधेयक, जैसे एक बार फिर से पढ़ लीजिए, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए, मतलब जो प्रयोग की जा रही हो भाषा, उसके उपबंध माने उसके उपाय के रूप में, मतलब दूसरी भाषा का प्रयोग करने के संबंध में करने वाला अगर कोई विधेयक जो है आप लाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, तो आपको राष्ट्रपति की क्या लेना पड़ेगा, पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा। तो जब आप राष्ट्रपति की जो है अनुमति लेंगे तो वह जो है राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सके। तो पहले आपको राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के पास आपको अनुमति लेना पड़ेगा, जो कि वह जो है जो अनुमति देगा तो कैसे देगा, राष्ट्रपति जो है वह राजभाषा आयोग के पास जो है वह प्रतिवेदन ले जाएगा। उसके बाद भाषा समिति के प्रतिवेदन उनके पास ले जाएगा। तो अगर राजभाषा आयोग और आपका भाषा समिति अगर उस पर प्रतिवेदन देती है, विचार करती है, तब वह जो है राष्ट्रपति जी महोदय, राष्ट्रपति जो है उसको वो आपको देंगे। उसके बाद ही आप संसद में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर है अनुच्छेद 350, इसमें भी 3 खंड है। अनुच्छेद 350 में 3 खंड है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है पहला जो उपबंध है, खंड है, वो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति मतलब एनी पर्सन किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अथा स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है, भारत का कोई भी नागरिक है, तो वह अगर कोई शिकायत जो है करना चाहता है संघ या राज्य के किसी अधिकारी के पास या प्राधिकारी को, तो वह संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन का हकदार होगा। तो वह जो है अगर कोई व्यक्ति मतलब एनी पर्सन या भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी शिकायत करना चाहता है, एप्लीकेशन देना चाहता है, तो वह कहाँ देगा, संघ मतलब केंद्र सेंटर को भी दे सकता है, राज्य के किसी अधिकारी को या प्राधिकारी को भी दे सकता है। लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होगी, यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है क्योंकि आप राजभाषा अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बात होती है लैंग्वेज की। तो वह जो लैंग्वेज होगा वो किस भाषा में होना चाहिए, तो वह या तो जो है संघ के भाषा में दे सकता है अपना एप्लीकेशन, या राज्य में प्रयोग होने वाले किसी भाषा में, या उस जिस राज्य में वो रहता है उस राज्य में किसी भी मतलब भाषा में वो अपना आवेदन देने का हकदार है, मतलब वो उत्तराधिकारी है, उसको अधिकार है। मतलब कहने का मतलब 350 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जन कानून के अंतर्गत मतलब आम आदमी के लिए कि अगर वह संघ या राज्य में कोई शिकायत देना चाहता है तो अपने राज्य के जो है में प्रचलित किसी भी भाषा में जो है अपना आवेदन देने का वो हकदार है। ठीक है। अब आगे देखिए लिखा है 350 का सेकंड, किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए है कि किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाए। एक डायरेक्शन है, आदेश है सरकार के लिए, मतलब संविधान का सरकार के लिए कि जो है अगर किसी राज्य में भाषा रूप में कोई अल्पसंख्यक वर्ग रहता है तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वह किस भाषा में दिया जा सकता है, उनकी मातृभाषा में दिया जा सकता है या देने के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। तो ये एक तरह से आदेश है राज्यों के लिए जो है या संघ के लिए कि जो है किसका आदेश है, संविधान के द्वारा अनुच्छेद 350 में कि अगर किसी राज्य में अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं तो उनके बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा होगी उनको मातृभाषा में दिलाने के लिए उसका उचित प्रबंध करना होगा या किया जाएगा। ये हो गया जो है आपका 350 का अनुच्छेद सेकंड।
और तीसरा है आपका उपबंध खंड, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। ये भी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें दिया है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। तो एक निर्देश है राष्ट्रपति के लिए कि जो है भाषाई जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए राष्ट्रपति जो है एक जो है अधिकारी विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों के लिए रक्षापाओं से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 350 का तीसरा खंड है उसमें ये कहा गया है सरकार को राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है एक जो है भाषाई अल्पसंख्यक भाषाई वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा, जो वह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों मतलब उस भाषा के हित के लिए जो है उसके उस भाषा की रक्षा करने के लिए और रक्षा और उसके उपाय से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। वो जो अधिकारी नियुक्त होगा वह उसके मतलब एक तरह से वो उसका प्रेजेंटेशन करेगा कि जो है उस भाषा की रक्षा कैसे हो और उस भाषा का जो है हित कैसे हो, इससे संबंधित वह राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन देगा, प्रेजेंटेशन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा। फिर उस राष्ट्रपति जो होंगे वह उस प्रतिवेदन को संसद में रखवाएंगे और फिर संबंधित जब वह मतलब उसे सहमति उनको मिल जाएगी या उसे सहमत हो जाएंगे राष्ट्रपति महोदय, तो वह जो है संबंधित राज्यों के सरकारों को भिजवाएगा। तो वह जो जिस राज्य का वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग होगा उस राज्य के जो सरकार होगी उसके पास वो देगा कि किस प्रकार जो है आप उस भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो लैंग्वेज है उसकी आप रक्षा किस प्रकार करेंगे, उसका हित संवर्धन कैसे करेंगे, इसे संबंधित वह एक आदेश भी राज्य सरकार को देगा। ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका जो है अनुच्छेद 120 है केंद्र स्तर पर और अनुच्छेद 210 जो है आपका राज्य स्तर का है। दोनों लगभग बात एक ही कहा गया है, लेकिन जो पहला है 120 यह जो है केंद्र स्तर के लिए है और जो आपका 210 है ये आपका राज्य स्तर के लिए है। संयोग देखिए कि 120 में अगर थोड़ा सा डिफरेंस करें तो एक को अगर हम 2 आगे कर दें तो 210 हो जाएगा और अगर 2 को हम इधर 1 कर दें तो 120 हो जाएगा। तो 120 पहले आता है, तो 120 में जो है पहले आता है तो यह केंद्र सरकार के लिए है और 120 में से ही अगर हम 2 को पहले कर दें और ये किधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 210। तो यह जो 210 है यह किसके लिए है, राज्य सरकार ने। दोनों में बात एक ही है, एक जो है केंद्र स्तर के लिए है और दूसरा राज्य स्तर के लिए है। तो क्या लिखा है अनुच्छेद 120 में केंद्र स्तर पर, देखिए यहाँ लिखा है संसद की भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये कह रहा है अनुच्छेद 120 कि जो संसद का लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, अंग्रेजी या हिंदी होगा। मतलब अंग्रेजी भी हो सकती है और हिंदी भी हो सकती है। संसदीय कार्य अंग्रेजी या हिंदी में संपन्न होगा। मतलब ये संघ के लिए है कि संसद की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी या हिंदी होगी। संसदीय कार्य जो है संसदीय वर्क जो है किस में होगा, अंग्रेजी या हिंदी में संपन्न होगी। राज्य भाषा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। मतलब राज्यसभा जैसे एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्य संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा और लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, ये जो है किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। उदाहरण रूप में आप देखते होंगे कि जब शपथ ग्रहण होता है संसद भवन में तो सभी राज्यों के जो लोग होते हैं, कुछ लोग संस्कृत में अपना शपथ ग्रहण करते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी में करते हैं, कुछ लोग हिंदी में करते हैं। तो इस प्रकार उनको स्वतंत्रता कौन देता है, अगर वो लोकसभा में जो है सदस्य बोलेंगे तो उनको लोकसभा अध्यक्ष जो है अनुमति देता है और अगर राज्यसभा में बोलेंगे तो सभापति जो है उनको अनुमति दे सकता है उनको अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कहा गया है, 120 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संसद की जो भाषा होगी अंग्रेजी या हिंदी होगी। संसदीय कार्य जो क्या होगा, अंग्रेजी या हिंदी में संपन्न होंगी। साथ ही राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का स्पीकर मतलब अध्यक्ष जो है किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। सेम टू सेम इसी का उल्टा जो है 120 जो में जो है राज्य स्तर पर है। इसमें लिखा है कि राज्य की विधानमंडल वहाँ चूँकि होता है आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा, और जो प्रदेश स्तर पे होता है विधानमंडल और विधान परिषद।
तो राज्य की जो विधानमंडल की भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी। किसी राज्य की शासकीय मान्यता प्राप्त भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है या किया जा सकेगा। तो जो वहाँ कह रहा है राज्य की जो विधानमंडल का लैंग्वेज होगा वह अंग्रेजी या हिंदी तो होगी ही होगी। साथ ही अगर किसी राज्य की शासकीय जो है मान्यता प्राप्त भाषा, अगर उस राज्य की शासकीय मान्यता प्राप्त भाषा कुछ और है तो उसका भी प्रयोग किया जा सकेगा। राज्य के विधानमंडल, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, जैसे वहाँ पर लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा का सभापति जो है, उसी प्रकार यहाँ राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष किसी सदस्य को मातृभाषा में अपनी बात रखने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है अनुच्छेद 210 और अनुच्छेद जो है 120 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह केंद्र स्तर का है और ये जो है 210 जो है आपका राज्य स्तर का है। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।